अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह रिकॉर्ड करें जहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो, शोर ना हो। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें हसनैन साहब ने भेजी है और ये जिक्र करते हैं अब से तकरीबन 20 साल पहले का। ये बताते हैं कि इनकी शुरू से आदत थी कि अपनी फ़िटनेस का या अपनी फ़िज़िक्स का बड़ा ख्याल रखा करते थे और उसके लिए ये जिम ज्वाइन करते थे, जिम जाया करते थे, रनिंग किया करते थे। उसके अलावा इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किया करते थे जिससे अपने आप को मेंटेन रख सकें, फ़िट रख सकें। ये बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ज़ाहिर सी बातें चीज़ें तब्दील होती गईं और हमारे जो फादर थे उन्होंने फाइनली अपना जो घर था वो चेंज कर लिया। और जब इनके फादर ने घर चेंज किया तो इन्होंने जो घर लिया था वो बेसिकली जो घर था, ड्रीम वर्ल्ड एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत मशहूर जगह है कराची के अंदर। तो उस ड्रीम वर्ल्ड के करीब इनका घर मौजूद था। बेसिकली वो एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो अब भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है अगर आप 20 साल पहले चले आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्मली लोग रहा नहीं करते थे। आज के मुकाबले में वहाँ पे 20 साल पहले आबादी ना होने के बराबर थी और लोग कोशिश किया करते थे कि वहाँ ना जाएं या वहाँ जाने से अवॉइड किया करते थे। खैर, जब इन लोगों ने वहाँ पे घर लिया, घर तो इन्होंने बड़ा लिया था लेकिन इनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो इनको नहीं मिल पा रही थी। ख़ास तौर पे इनका क्योंकि शौक़ था जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का या अपने आप को मेंटेन रखने का, वो जो शौक़ था वो पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे करीबी कोई जिम मौजूद नहीं था और जिम जो करीबी मौजूद था वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे था। कुछ दिन तो बेचैनी के गुजरे लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने फादर से इंसिस्ट किया कि मुझे जो भी एक्सरसाइज का सामान है वो दिला दें ताकि जो हमारी छत है या ऊपर एक कमरा मौजूद है वहाँ पे मैं अपना छोटा सा जिम बना लूँ। खैर, इन्होंने जब मुसलसल इसरार किया तो इनके जो फादर थे वो राज़ी हो गए और इनको जो एक्सरसाइज की मशीन वगैरह थी वो सारी दिला दी। यूँ इन्होंने अपनी जो छत थी या अपनी छत पे जो एक कमरा मौजूद था वहाँ पे एक छोटा सा जिम बना लिया था। और इनकी आदत थी कि रात में 9 या 10 बजे के बाद ये छत पे आते थे, वहाँ जाके एक्सरसाइज किया करते थे और 1.5 से 2 घंटे छत पे गुजारा करते थे। ये बताते हैं कि जब ये छत पे एक्सरसाइज करने आते थे तो तीसरे चौथे दिन से ही इनको महसूस होना शुरू हो गया था जैसे ये जो छत है या ये जो कमरा बना हुआ है या यहाँ पे जहाँ पे ये एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे कोई ना कोई एंटिटी है जो मौजूद है या कोई ना कोई वजूद है जो इनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है या इनको देख रहा होता है। शुरू में तो ये इग्नोर करते रहे लेकिन जैसे जैसे ये जो एक्टिविटीज़ थी बढ़ती चली आ रही थी तो इन्होंने गौर करना शुरू किया। ये बताते हैं इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। मैं छत पे मौजूद था और मैं कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी एक्सरसाइज हो सकती है वो मैं करूं, ख़त्म करूं और नीचे चला जाऊं। बहरहाल इसी दौरान ये मैं इनको एकदम से महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर यानी इनका जो जिम बना था उसके बाहर की तरफ कोई वॉक कर रहा है या कोई चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कमरे के अंदर आप मौजूद हो और उसके बाहर जो छत या सहन मौजूद है वहाँ पे आपको महसूस हो कि कोई चल रहा है या कोई वॉक कर रहा है तो आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। तो ऐसे ही इनके साथ था। ये बताते हैं कि मुझे बाकायदा कदमों की या किसी के चलने की प्रॉपर आवाज़ आ रही थी और मुझे पता था कि ये जो मेरा जिम है इसके बाहर कोई ना कोई मौजूद है जो मुसलसल वॉक कर रहा है, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाता है और फिर दूसरे कोने से इस कोने की तरफ आता है। काफ़ी देर इग्नोर करने के बाद जब आवाज़ बढ़ती चली गई तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ आखिर कौन है जो वहाँ पे मौजूद है और ये किसके कदमों की आवाज़ आ रही है। ये बताते हैं इसी चक्कर में जैसे ही मैंने बाहर झाँका तो मैंने देखा कि दीवार के पीछे एकदम से कोई छुपा है, यानी कि जैसे एकदम कोई खड़ा हुआ हो और आप सामने से आ जाएं और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करे। तो ऐसा ही मंजर था, किसी ने जल्दी से अपने आप को दीवार के पीछे छुपाया था या ख़ुद को एकदम से पीछे की तरफ कर लिया था। अब ये बताते हैं मैं उसको फॉलो करता हुआ दीवार के करीब आया। मेरे हाथ में एक डंबल मौजूद था और मैंने सोच लिया था कि अगर कोई चोर वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ है तो मैं एकदम से उस पर हमला कर दूंगा या उस पर अटैक कर दूंगा। खैर, जैसे ही इन्होंने दीवार से झाँका तो ये बताते हैं कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने महसूस किया था, बल्कि मैंने देखा था कि किसी ने एकदम से अपना सर पीछे किया है। ये बताते हैं कि कुछ देर आगे पीछे देखने के बाद मैंने सोचा कि वापस अंदर रूम की तरफ आ जाता हूँ
और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके जल्दी से नीचे चला जाऊंगा। खैर, ये बताते हैं जैसे ही मैं एक्सरसाइज वाले कमरे की तरफ आया या जहाँ पे मैंने छोटा सा जिम बनाया हुआ था उस तरफ आया, तो एकदम से उस कमरे का या उस जगह का दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये जो दरवाज़ा बंद हुआ था ये ख़ुद ब खुद बंद हुआ था और किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि किसी इंसान की मदद के बगैर या किसी ताकत के बगैर ये दरवाज़ा बंद हो सके, क्योंकि मुकम्मल तौर पे गर्मी हो रही थी, हब्स हुआ हुआ था, ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही थी। खैर, जैसे ही ये गेट बंद हुआ तो अब मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई एंटिटी है या कोई ना कोई शोर है जो छत पे मौजूद है और पहले वही वहाँ पे छुपा था और आंख बचा के वो इस तरफ आ गया है और अब जिम के अंदर जाके छुप गया है। खैर, इन्होंने जल्दी से बाहर से इसको लॉक किया और अपने जो घर वाले थे, अपने फादर या भाई वगैरह जो भी थे, उनको लेने के लिए नीचे चले गए। अब ये बताते हैं मैं जल्दी जल्दी नीचे गया, सबको मैंने बताया कि ऊपर कोई चोर आ गया है और उसने अपने आप को जिम के अंदर छुपाया हुआ है और मैंने बाहर से उसकी जो कुंडी है या उसका दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया है। अब इनकी ये बात सुन के जो इनके फादर थे, भाई वगैरह थे, सारे के सारे छत पे आ गए। मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके हाथों में थी, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में डंबल थे और किसी के हाथ में पत्थर था। खैर, ये बताते हैं कि इन्होंने दरवाज़े को नॉक करना शुरू किया और आवाज़ देना शुरू की कि जो भी अंदर मौजूद है वो बाहर आ जाए। अगर वो बाहर आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे और अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो हम उसको मार देंगे। अब ये बताते हैं कि जब हमने ऐसा कहा तो उसके बावजूद भी अंदर से आवाज़ आने लगी जैसे कोई अंदर मूव कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन जो भी अंदर मौजूद है वो गेट खोलने को तैयार नहीं था या बाहर आने को तैयार ना था। काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे। उसके बाद अल्टीमेटली हमने दरवाज़े पे लाते वगैरह मारी और लाते मार के हमने दरवाज़ा खोला। ये बताते हैं जो कमरा था जहाँ पे मैंने जिम बनाया हुआ था, इसके चारों तरफ दीवारें मौजूद थीं और अंदर जाने का या बाहर आने का एक ही रास्ता था और वो ये दरवाज़ा था। खैर, जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला और ये गेट खुला तो इन्होंने सामने देखा तो कोई मौजूद नहीं था। अब ये बड़ा हैरान होने लगे कि अच्छी तरह याद है कि किसी ने अंदर घुस के दरवाज़ा बंद किया है और ये जो भी है वो कहाँ गायब हो गया है। बहरहाल, इन्होंने फिर आगे पीछे मशीन्स के नीचे देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि एक काले कलर की बिल्ली है जो एक मशीन के पीछे बैठी हुई है। ये बताते हैं कि इस बिल्ली का भी इस कमरे के अंदर आना नामुमकिन था, क्योंकि ये जो कमरा था ऑलरेडी चारों तरफ से बंद था और उसमें आने और जाने का एक ही रास्ता था। खैर, बिल्ली देख के इन्होंने कोशिश की कि ये जो बिल्ली है ये यहाँ से बाहर निकल जाए या यहाँ से बाहर चली जाए और उसको भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो जो बिल्ली थी वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़िद्दी या बहुत ढीठ बिल्ली है। खैर, इनके जो भाई थे उन्होंने जैसे तैसे डंडे से मार के उसको भगाने की कोशिश की और काफ़ी कोशिशों के बाद वो जो बिल्ली थी वो सहन की तरफ या बाहर की तरफ आ गई और वो जो बिल्ली थी उसने फिर एक दीवार पे जंप लगाई और दीवार से चलती हुई बराबर वाले घर में चली गई। अब ये बताते हैं कि इनको अच्छी तरह याद था कि कोई मौजूद था, कोई टहल रहा था और किसी ने अंदर से आके दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन जो भी था वो इनके सामने नहीं था या इनको नज़र नहीं आ रहा था। इनके जो भाई थे, इनके जो फादर थे, उन्होंने यही कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, अगर कोई इंसान अंदर घुसता या कोई चोर अंदर घुसता तो वो यहाँ से कहाँ जाता। खैर, ये बताते हैं कि बात आई गई हो गई, रात इस तरह गुजर गई और फिर अगले दिन सेम टाइम पे मैं रात के टाइम एक्सरसाइज करने के लिए आया और अगेन मुझे वैसे ही महसूस होने लगा कि कोई मौजूद है। इस दफ़ा मैंने जैसे ही बाहर झाँका तो सामने मुझे वही बिल्ली, वो जो काले कलर की बिल्ली थी, वो बैठी हुई नज़र आई और वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। ये बताते हैं कि उसकी जो आँखें थीं आज नॉर्मली जितनी आँखें होती हैं बिल्ली की उससे बड़ी आँखें लग रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी बिल्ली के ऊपर किसी इंसान की आँखें लगा दी जाएँ तो कितनी बड़ी लगेंगी। तकरीबन इसी तरह का मंजर इनके सामने मौजूद था। खैर, अगेन उन्होंने बिल्ली को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बिल्ली थी वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। वो मुसलसल इधर बैठी हुई थी, इनको देख रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो इनसे कुछ कहना चाहती है या बहुत गुस्से में है। खैर, ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने एक्सरसाइज की, मैं नीचे चला गया और ये जो बिल्ली थी मुसलसल छत पे मौजूद थी। खैर, ये बताते हैं कि जब मैं नीचे गया, जाके मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद सोने की तैयारी करने लगा तो मुसलसल मेरे जहन में वो जो बिल्ली थी वो मौजूद थी और मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इसकी जो आंखें थीं आज मामूल से कुछ बड़ी थीं और नॉर्मली बिल्ली की इतनी बड़ी आंखें नहीं हुआ करती। इसी दौरानिए में इनकी आंख लग गई। अभी बताते हैं कि जब मेरी आंख लगी तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ कि एकदम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो सामने से कोई चलता हुआ आ रहा है। अब क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बस एक छोटा सा बल्ब है जो मेरे कमरे में मौजूद है, तो जितना मुझे नज़र आ रहा है मैं देखता हूँ कि एक सामने से औरत है जो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे के करीब आ रही है और बिलाखिर वो मेरे कमरे में दाखिल हो जाती है। और जैसे ही वो औरत मेरे कमरे में दाखिल होती है
तो मुकम्मल तौर पे उसका चेहरा मेरे सामने होता है। मैं देखता हूँ कि उसका जो चेहरा है वो बड़ा जला हुआ झलसा हुआ सा चेहरा है। उसकी जो आँखें हैं बड़ी शदीद किस्म की लाल आँखें हैं और उसके जो बाल हैं बहुत बिखरे बिखरे से बाल हैं, बहुत गंदे से बाल हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही मफलूकुल हाल, परेशान हाल कोई बुढ़िया है जो मेरे सामने खड़ी हुई है। खैर, जैसे ही वो औरत मेरे कमरे में दाखिल होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ और ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ। बहरहाल चलते चलते वो जो औरत है वो मेरे करीब आती है और बिल्कुल मेरे बराबर में आके खड़ी हो जाती है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्यों आई हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो जो औरत है वो अपना हाथ हवा में उठाती है और जैसे ही वो अपना हाथ हवा में उठाती है तो मैं देख रहा हूँ कि उसकी 5 के बजाय 3 उंगलियाँ हैं और तीनों उंगलियों पे बहुत बड़े बड़े से नाखून मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 इंच के दरमियान नाखून का साइज़ है और उसके जो नाखून हैं उनमें से बाकायदा खून बह रहा है। और देखते ही देखते एकदम से वो अपना मुंह खोलती है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है तो उसके 2 बहुत बड़े बड़े से दांत हैं और उसके दांतों में से भी ऐसा लग रहा है जैसे खून बह रहा है। खैर, जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करती है तो एकदम से वो मेरी गर्दन पकड़ लेती है और जैसे ही मेरी गर्दन पकड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुक चुकी है। मैं उसके हाथ को पकड़ के अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं ज़रा सा भी नहीं हटा पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ताकतवर बुढ़िया है और मेरा गला दबा रही है और मुझे मारना चाहती है। खैर, बहरहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह अपने गले से उसका हाथ हटा सकूँ, मैं हटा नहीं पा रहा। बहरहाल कुछ देर बाद ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा और मैं मरने वाला हूँ। तो उसी दौरानी में वो जो बुढ़िया है वो कहती है कि जितना जल्दी हो सकता है तुम इस जगह को छोड़ दो। अगर तुम इस जगह पे रुकोगे या यहाँ पे रहोगे तो मैं एक दिन तुम्हारा खून पी जाऊँगी और तुम्हारी जान ले लूँगी। अब ये बताते हैं जैसे ही उसने ये कहा तो एकदम से मेरी आँख खुली और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे बाकायदा महसूस होने लगा जैसे मेरी गर्दन पे वाकई में कोई बैठा हुआ है और मेरा गला दबा रहा है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। खैर, मैं जैसे तैसे करके उठ के बैठा और जब मैं उठ के बैठा तो ऐसा लग रहा था मुझे फंदा लग रहा है, मुझे शदीद प्यास लग रही है। ये बताते मैं उठा और मैंने उठ के पानी पिया और पानी पीने के बाद अल्टीमेटली मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी गर्दन छिल चुकी है या मेरी गर्दन पे जलन हो रही है। तो मैंने शीशे में जाके देखा और जब मैंने शीशे में जाके देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी गर्दन है उस पर बाकायदा उंगलियों के निशान मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई आया था, किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की है या मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ये बताते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खौफ तारी हुआ था। मैंने सुबह उठ के अपने जो वालिदैन थे, अपने पेरेंट्स थे, उनको सारा वाक़या बताया। पहले तो वो कहने लगे हो सकता है तुम्हारा वहम हो, अगेन तुम्हें ऐसा लग रहा हो जैसे उस दिन लग रहा था। तो मैंने उनको कहा कि अगर ये वहम है तो ये देखें मेरी गर्दन पे निशान कैसे हैं। ये बताते हैं कि इनके फादर ने जब इनकी गर्दन पे निशान देखे तो उनको यकीन आ गया कि कुछ ना कुछ जो है वो इस घर में वाकई में मौजूद है और बिल्कुल मेरी गर्दन पे निशानात मौजूद थे जो उन्होंने देखे थे। लिहाजा अगले ही दिन इनके जो फादर थे उन्होंने जो इनके जानने वाले एक आमिल थे उनसे रब्ता किया। अब वो जो आमिल थे उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन पूछी और सारी डिटेल्स पूछी, मेरी मदर का नाम पूछा और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको चेक करके सारी मालूमात देता हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 दिन बाद वो जो आमिल थे उन्होंने रब्ता किया और उनके फादर को बताया कि आप जहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे छत पे एक चुड़ैल अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती है और ये बहुत अरसे से रह रही है और बहुत मुश्किल है कि आप इसको यहाँ से भगा सकें। मेरा मशवरा ये है कि या तो आप अपना घर चेंज कर लें और अगर अपना घर चेंज नहीं कर रहे तो कम से कम ऐसा करें कि जो छत का हिस्सा है या जहाँ पे आपने जिम बनाया हुआ है उस कमरे को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें और कोशिश करें कि जितना कम आपका छत पे जाना हो और अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो दिन में आप चले जाएं और दिन में ही काम करके वापस आ जाएं। उसके अलावा जब भी आप छत पे जाएं या किसी भी काम से छत पे जाएं तो आप कोशिश करें कि आप पाक साफ़ हों और किसी भी किस्म की नजासत या गंदगी आपके जिस्म पे मौजूद ना हो। उसके साथ साथ जब भी आपको छत पे जाना है तो आपने सबसे पहले आदिल कुर्सी पढ़नी है और चारों कुल 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम करना है और फिर छत पे जाना है, वरना ये जो औरत है या ये जो चुड़ैल है ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। अब ये बताते हैं कि जो उन्होंने हिदायत दी थी उनकी हिदायत के मुताबिक हमने अमल करना शुरू किया और वो जो मेरा जिम था या ऊपर कमरा वगैरह मौजूद था वो सारा का सारा हमने बंद कर दिया और हम कोशिश करते हैं कि जितना कम हमारा छत पे जाना हो। ये बताते हैं कि जब से हमने ये सब करना शुरू किया था तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो हालात थे वो बेहतर होना शुरू हो गए और उसके बाद से वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो हमें नज़र नहीं आई। खैर, हमने फिर भी वहाँ पे 3 से 4 साल गुजारे और उसके बाद वो जो घर था या वो जो बंगला था उसको सेल कर दिया और जिनको हमने सेल किया उनको भी हमने बता दिया था कि ये जो घर है या ये जो बंगला है यहाँ पे इस तरह के मामलात मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि छत का जो हिस्सा है उसको इस्तेमाल ना करें।
अच्छा, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत स्ट्रेंज स्टोरी है। ये हमें कुलभूषण साहब ने भेजी है। ये बेसिकली ज़िक्र करते हैं अपने नाना के दौर का। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो इंडिया का एक शहर है हरियाणा, पंजाब के अंदर ये आता है, तो वहाँ का ज़िक्र करते हैं ये बताते हैं कि जब इनकी मदर की और इनके फादर की शादी होने वाली थी, पुराना दौर था, पुराने लोग थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अवेलेबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह और ये सब भी नहीं था। आम तौर पे 5-6 बजे तक अंधेरा हो जाता था और ख़ास तौर पे जो सर्दियाँ थीं उसमें इस कदर शदीद धुंध पड़ा करती थी कि गांव के लोग जो है वो 4:30-5 बजे तक घर चले आते थे और जाके सो जाया करते थे। खैर, इनके नाना बताते हैं कि जब इनके पेरेंट्स की शादी होने वाली थी तो जाहिर सी बात है शादी का जो इनविटेशन था वो देना था और मुख्तलिफ़ इलाकों में देना था, मुख्तलिफ़ गाँव में जाना था। तो इनके जो नाना थे वो साइकिल पे निकल जाया करते थे और रोज़ाना की बुनियाद पे जितने लोगों को हो सकता था इनविटेशन देते थे, उनको बताते थे कि भाई मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो इसी तरह एक इनविटेशन का इन्होंने डिसाइड किया। इनके गांव से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर जाना था और वहाँ जाके उनको अपने जो रिश्तेदार थे उनको इनवाइट करना था, शादी की तारीख़ बतानी थी, उनको बताना था, रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने ज़रूर आना है। खैर, इनके जो नाना थे इनविटेशन देने के लिए वहाँ पे पहुँच गए, इनविटेशन उनको दिया और वहाँ से निकलते निकलते उनको देर हो गई। यानी जब वो वहाँ से निकले तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी थी, चारों तरफ धुंध मौजूद थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इनका ये ख्याल था कि मैं निकल जाता हूँ, अगर निकल जाऊँगा तो ज़ाहिर सी बात है घर पहुँच भी जाऊँगा और अगर यहाँ पे रुकूँगा तो मेरा एक दिन ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि कल सुबह उठ के मैं और लोगों को इनवाइट करने के लिए चला जाऊँगा। खैर, इन्हीं ख्यालात में वो चलते हुए आ रहे थे और जैसे मैंने आपको बताया कि शदीद सर्दी थी, धुंध थी, जितना हो सकता था ये तेज़ चला रहे थे साइकिल को और इनकी पूरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है पहुंच जाएं। खैर, चलते चलते तकरीबन आधा सफ़र हो चुका था और इन्होंने देखा कि सामने जो है वो 7 या 8 अफराद जो है वो खड़े हुए मौजूद हैं। अब पुराना दौर था, गाँव के लोग थे, एक दूसरे की परेशानी को समझा करते थे, एक दूसरे के गम में शरीक होना जानते थे। तो जब इन्होंने देखा कि 7-8 लोग खड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। खैर, बहरहाल इन्हीं ख्यालात में ये उनके क़रीब पहुँचे और इनके नाना ने उनसे कहा कि भाई खैरियत तो है, आप लोग इतनी शदीद सर्दी में इस रात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी हो गई है? तो वो जो लोग थे वो आपस में पहले बात करने लगे और उन्होंने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जब इनके नाना ने दोबारा से उनसे पूछा कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे, कोई मसला हो गया है, ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोग यहाँ पे जमा हैं? तो फिर उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा कोई एक झगड़ा हो गया है या कोई लड़ाई हो गई है या कोई मसला है, उसको हमें सॉल्व करना है। खैर, इनके नाना ने ये सुना तो इन्होंने वही हमदर्दी में उनसे कहा कि भाई आप लड़ें नहीं, झगड़ा ना करें, या जो भी मसला है इसको प्यार से या अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लें। लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होता है लड़ाई में हमेशा। अच्छा, इनके नाना की ये जो बात थी ये बड़ी प्यारी बात थी। तो वो 7-8 अफराद जो भी मौजूद थे वो इनको देख के मुस्कुराने लगे। खैर, जब वो मुस्कुराने लगे तो इनके नाना ने कहा चले अब मैं चलता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आपका मसला हल हो जाए। अब इनके नाना आगे बढ़ने ही वाले थे कि उनका जो सरदार था या उनका जो सरपंच था वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई अब एक काम करें, आपने बड़ी प्यारी बात की है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से ना जाएँ। अगर हमारा मसला यहाँ पे हल हो जाता है, झगड़ा ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपको मिठाई दूंगा, वो आप लेके जाइएगा अपने घर पे। अब जब इनके नाना ने ये बात सुनी तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रुक जाता हूँ और मुझे खुशी होगी कि आपका मसला हल हो जाए, प्यार मोहब्बत से हल हो जाए और जो भी झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। खैर, इनके जो नाना थे वो वहाँ बैठ गए और इंतज़ार करने लगे और बिलाखिर ऐसे ही हुआ कि थोड़ी बहुत बहस के बाद ये जो मसला था वो हल हो गया और सब खुशी खुशी नाना के पास आए और उनको आके बताया मसला हल हो चुका है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको ये मिठाई का डब्बा दे रहे हैं, ये मिठाई आपने भी खानी है और अपने घर वालों को भी खिलानी है। अब ये सुन के इनके नाना बहुत खुश हुए कि शुक्र है मैंने दुआ की और ये मसला हल हो गया, और खुशी खुशी उन्होंने मिठाई का डब्बा लिया, सबको खुदा हाफिज़ कहा और आगे बढ़ गए। अब इनके नाना जैसे तैसे लेट नाइट अपने घर पहुँचे और जब घर पहुँचे तो इनकी घरवाली यानी इनकी नानी जाग रही थी और उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दिया आपने आने में। तो इनके नाना ने बताया कि भाई वहाँ पे मसला हो गया था, लोग मिल गए थे, उनकी लड़ाई हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि वो मसला हल हो गया। खैर, उन्होंने कहा कि ये मिठाई लेके आया हूँ, ये मिठाई मुझे उन लोगों ने ही दी थी, तुम अगर खाना चाहती हो तो खा लो।
इनकी नानी कहने लगी अभी तो बहुत देर हो गई है, लेट नाइट हो गई है, तो सुबह जब उठेंगे तो बच्चों के साथ खा लेंगे। खैर इनके नाना ने थोड़ी सी उसमें से मिठाई खाई और फिर ये लोग सो गए। अब ये बताते हैं कि सुबह जब उठे और सुबह नाश्ता वगैरह किया तो बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि मिठाई लेके आ जाओ, रात में मैं मिठाई लेके आया था और सब बच्चों को मिठाई खिला दो। तो जब इनकी नानी वो डब्बा लेके आई और उन्होंने खुशी खुशी डब्बा खोला, तो जैसे ही डब्बा खुला तो वो बताती हैं कि उसके अंदर बाकायदा छींचड़े पड़े हुए थे, मुर्गे का दिल मौजूद था और मुख्तलिफ जो है गोश्त के पीसीस से हड्डियाँ थीं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई थी। अब अच्छी तरह इनको याद था कि रात में जब ये मिठाई का डब्बा लाए थे तो उसमें से थोड़ी सी मिठाई इन्होंने खाई भी थी और इनकी जो नानी थी उन्होंने भी इस मिठाई के डब्बे को देखा था। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, क्योंकि रात में जब उन लोगों ने इनको दिया था तो वो मिठाई का डब्बा था, घर में आए थे तब भी उसके अंदर मिठाई थी, और सुबह ये एकदम से कैसे छींचड़ों में या हड्डियों में तब्दील हो सकता है। खैर इन्होंने इनके जो जानने वाले पंडित वगैरह थे उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो पंडित थे उन्होंने इसको देखा, चेक करने के बाद बताया कि आपका रात में जिन लोगों से वास्ता पड़ा था या जिन लोगों से मुलाकात हुई थी वो बेसिकली जन्नात थे, और क्योंकि आपने उनसे बहुत अच्छी बात की थी लिहाजा वो खुश हो गए थे और खुशी खुशी उन्होंने आपको मिठाई दी थी। और ये कहा जाता है कि जन्नात अगर कभी भी कुछ आपको देते हैं ख़ास तौर पे खाने के लिए, तो आपको चाहिए कि वो वहीं पे ख़त्म कर लें या इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे, बचाएंगे या अगले दिन इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो जो मिठाई है या जो कुछ खाने का है वो हड्डियों में या इस तरह की चीज़ों में तब्दील हो जाया करता है। अब ये सब सुनने के बाद इनके नाना बड़े हैरान थे और इनको अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी वाकई में रात में जिनसे मुलाकात हुई थी वो जन्नात थे और उनका जो सरपंच था वो उनका सरदार था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।